नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और मैं नीति। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि वीजा रिफ्यूजल के रीजंस क्या है, क्योंकि आजकल सबको बाहर जाना है, सबको फॉरेन कंट्री में जाना है। तो अब ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑलरेडी बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है, तो अब उनको फर्क नहीं पड़ता है कि वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं स्टूडेंट वीजा वालों को कि नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी फाइल्स है। उनको वो फाइल्स जल्दी से जल्दी खत्म करनी है, तो वो उनके पास एआई सिस्टम है, तो वो ऑटोमेटिकली चेक कर लेती है। कई बार तो विद इन 10 सेकंड, विद इन 40 सेकंड कई लोगों को रिजेक्शन आ जाता है। और जब एक बार रिजेक्शन आता है तो उसके बाद फिर अच्छी जो यूनिवर्सिटी है वो किसी को सीओआई ही नहीं देती, और अगर उनको सीओआई मिल भी गया लो लेवल यूनिवर्सिटी से तो फिर उनका वीजा रिजेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम उसके सारे रीजंस बताएंगे कि मोस्टली ये सारे रीजन की वजह से वीजा रिजेक्शन आता है सबका। तो सबसे पहला है फर्जी डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग ये करते हैं और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को भी पता चलने लगा है कि आप लोग गलत डॉक्यूमेंट दिखा के यहाँ पे आते हैं, और हमारे वाले लोग करते भी है बहुत सारे। तो अगर आप कई स्टडी में आपकी गैप हो, जैसे आपने स्टडी 2022 में खत्म की और आप 24 में 25 में यहाँ पे आ रहे हो, तो वो 2-3 सालों में आपने बीच में क्या किया वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को। तो अगर आपको गैप है या फिर आपको 2-3 साल बाद आना है, तो आप प्लानिंग करना कि आप कोई जॉब कर रहे हो तो जॉब कैश में ना करो, अपने अकाउंट में पैसे आए। और कई लोग करते भी है कि जॉब नहीं की होती है, गलत दिखा देते हैं कि भाई हमने कैश में जॉब की थी। तो अब गवर्नमेंट को पता चलने लगा है कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि कैश में जॉब दिखा देते हैं, भाई वो डुप्लीकेट पे स्लिप बना के, क्योंकि पे स्लिप बनाना बहुत ईजी, डुप्लीकेट पे स्लिप बना के आपको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को सबमिट कर देंगे। तो उसकी वजह से आपके वीजा चांसेस रिजेक्ट होने के बहुत बढ़ जाएंगे। उसके अलावा ये भी है कि यहाँ पे आने के लिए फंड बहुत चाहिए। तो पैसे तो मतलब अराउंड 14 लाख 15 लाख चाहिए इंडियन रुपीज किसी को सिंगल को आना है तो यहाँ पे, बट फंड्स बहुत ज्यादा चाहिए, 34 लाख 30 से 35 लाख के बीच में। तो उतने पैसे बहुत लोगों के पास होते नहीं है, तो वो क्या करते हैं, फर्जी लोन ले लेते हैं, किसी से कुछ जुगाड़ करके फिर दिखा देते हैं डॉक्यूमेंटेशन। तो आप ट्राई करना कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया आना है तो पहले से प्लानिंग करो कि आप फंड कैसे दिखाओगे, या फिर कोई लोन का, एजुकेशन लोन का, या फिर कोई लोन का प्लानिंग कर लेना, या फिर अपने कहीं इधर उधर से करके फंड अपने अकाउंट्स में पहले से रख लेना 3-4 महीने 5 महीने पुराना। तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन की वजह से बहुत सारे लोगों के वीजा रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद है फेलिंग टू शो जीटी एंट्रेंस। जीटी मतलब कि जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंस। तो आपको जब यहाँ पे आने वाले होते हैं, आपको वीजा आने से पहले कई बार कॉल्स आते हैं, या तो जूम मीटिंग में या तो फिर वीडियो कॉल में आपका इंटरव्यू लिया जाता है कि आप यहाँ पे जेन्युइन, आपका जो मोटिव वो जेन्युइन है, आप स्टडी के लिए ही आ रहे हो ना, आपका एम यही तो नहीं है ना कि आप यहाँ पे आके फ्यूचर में सेट होने वाले होते हो। तो इसके लिए आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो इंटरव्यू में जनरली आपको एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप यहाँ पे क्यों आ रहे हो, आपने क्यों ऑस्ट्रेलिया चूज किया, आपने ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में क्यों जाने वाले हो। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं आपको। तो उसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है डिटेल में कि आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछेगी और उसके आंसर आपको कैसे देने। तो अगर आप चाहो तो वो वीडियो भी चेक कर सकते हो, उसके लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ये जीटीयू एंट्रेंस, आपको अगर उनको थोड़ा भी डाउट लगा इंटरव्यू में तो आपका वीजा रिजेक्ट होने का चांसेस बहुत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस रीजन से उनका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। और फिर आपको यही रीजन देते हैं कि आप जेन्युइन, मतलब कि जेन्युइन एंट्रेंस नहीं हो यहाँ पे आने के लिए, आपका एम कुछ और ही है, आप यहाँ पे आके सेट होना चाहते हो। तो ये रीजन बहुत सारे लोगों को मिलता है, तो आप इसका ध्यान रखना। और इसका सिमिलर ही है एसओपी, ये भी आपको बनाना होता है एसओपी। इसमें भी अगेन आपको यही दिखाना है कि आप यहाँ पे आके सेट, यहाँ पे आके सेट नहीं होने वाले हो, यहाँ पे आप पढ़ने के लिए आ रहे हो, और फिर यहाँ पे आके आप अपनी स्किल गेन करोगे, और फिर अच्छा मतलब थोड़ी बहुत जॉब करोगे, और फिर आप इंडिया में जाके वहां पे जाके आप अच्छी जॉब ढूंढ के फिर वहां पे सेट हो गए। आपको उनको दिखाना है कि भाई आप अपनी कंट्री को कितना प्यार करते हो। आपको सिर्फ स्टडी के लिए नहीं जाना है, और हमारी कंट्री को बहुत प्यार करते हैं, हम हमारे कल्चर को बहुत प्यार करते हैं, हम वापस चले ही जाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि जो भी स्टूडेंट वीजा पे यहाँ पे आते हैं वो फिर परमानेंट रेसिडेंसी लेके सेट हो जाते। पर आपको इंटरव्यू में कभी भी ऐसा नहीं बताना है कि मेरा एम यही है कि हमें ऑस्ट्रेलिया में सेट होगा। आपको यही बताना है कि मैं वहां पे आके स्टडी करूंगा, सब कुछ मेरा स्किल्स गेन करके मैं वहां पे जाके अच्छी जॉब ढूंढ के मेरा फ्यूचर इंडिया में या तो जो भी कंट्री से आ रहे हो वहां पे सेट करूंगा। उसके बाद अगर आप कोई फील्ड अपनी चेंज कर रहे हो, जैसे कि किसी ने मेडिकल में स्टडी की है उसको इंजीनियरिंग करना है, किसी ने इंजीनियरिंग में स्टडी की उसको मेडिकल में जाना है, तो बहुत चांसेस कम है कि आपको पहले तो एडमिशन मिलेगा, ऑफर लेटर मिलेगा। अगर मिल भी गया तो आपको, जैसे जीटी में बताया निधि ने कि भाई आपको अच्छे से एसओपी और जीटी में आपको बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपको फील्ड क्यों चेंज करनी है। आपको उनको एविडेंस देने पड़ेंगे कि भाई ये रीजन की वजह से हमको फील्ड चेंज करनी है। और कभी कभी कई ऐसा होता है कि आपने मास्टर्स किसी और में कर दिया है,
क्योंकि कई लोग ऑलरेडी मास्टर्स कर देते हैं वहां पे। तो मास्टर्स करने के बाद यहाँ पे अगर आप बैचलर्स में एडमिशन ले रहे हो या फिर कोई और मास्टर्स में एडमिशन ले रहे हो तो आप क्यों वो चेंज कर रहे हो, और अगर बैचलर्स में ले रहे हो तो क्यों आप डाउनग्रेड कर रहे हो, वो भी आपको उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने वहां पे मास्टर किया तो भी यहाँ पे आपको मास्टर्स या डॉक्टरेट डिग्री करनी पड़ेगी। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप फील्ड चेंज कर रहे हो तो आपको पूरे अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन अपने रेडी रखने पड़ेंगे उनको कन्विंस करने के लिए कि आपने वो फील्ड क्यों चेंज की है। उसके बाद है फिर इनसफिशियंट फंड। तो जब आप यहाँ पे आने वाले होते हो तो आपको फंड शो करना पड़ता है, 30 से 35 लाख तक आपको दिखाना पड़ता है। ये दिखाने का रीजन ये है कि आपको लिविंग एक्सपेंस, अपनी फीस और अपना ट्रैवल एक्सपेंस ये सब आप अफोर्ड कर सकते हो यहाँ का। इस रीजन से उनको हमें ऑलरेडी दिखाना होता है कि हम फाइनेंशियली कैपेबल है। हम वहां आके अगर हमने जॉब नहीं की या हम अपनी स्टडी पे ही फोकस करने वाले हैं तो हमें कोई स्पॉन्सर कर रहा है या तो फिर हमारे पास ऑलरेडी लोन है तो हम कैपेबल है यहाँ पे आने के लिए। तो आपको फाइनेंशियली सब दिखाना है। तो इसमें आप ध्यान रखना कि जो भी रिक्वायरमेंट है आपको फंड्स की उतना आप सफिशियंट फंड दिखाओ। अगर उनको कुछ भी डाउट लगा, अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं हुए तो इसमें भी वीजा रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद है हेल्थ एंड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में सारे वीजा लेने के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट वीजा, आप उसके बाद टेम्पररी रेसिडेंसी अप्लाई करोगे, आप परमानेंट रेसिडेंसी अप्लाई करोगे, आप कोई भी वीजा ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करोगे, आपको हेल्थ कैरेक्टर और हेल्थ रिक्वायरमेंट और कैरेक्टर रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। तो आपको हेल्थ रिक्वायरमेंट में वो आपका ब्लड टेस्ट करेंगे, चेस्ट टेस्ट करेंगे और बहुत सारे टेस्ट करेंगे। उसमें वो चेक करेंगे कि आपको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, जैसे कि अगर आपको टीबी या HIV ऐसा कुछ हुआ तो चांसेस बहुत है कि आपके वीजा रिजेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड हो उसमें आपका कैरेक्टर चेक होगा कि आपके ऊपर कोई गुना दाखिल हुआ हो इंडिया में या फिर कुछ और, जैसा कि उनको लगे कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आके आप वो खतरा बन सकते हो, तो उसकी वजह से भी चांसेस है कि आपके वीजा रिजेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी हो तो आप जस्टिफाई करने के लिए रेडी रहना कि आप गवर्नमेंट को एक्सप्लेन कर सको कि भाई इसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ, तो वो रीजंस रेडी रखना। तो चांसेस है कि आप अपनी वीजा फाइल को बचा सको। और जब आप सबमिट कर रहे हो डॉक्यूमेंट उसी टाइम पे आप वो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना कि भाई ये रीजन थे जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ था, तो आप अपने वीजा रिजेक्ट होने से उस तरीके से बचा सकते हो। उसके बाद है फिर पासपोर्ट। तो जब आप वीजा की फाइल रखते हो तो आप मेक श्योर करना कि आपका पासपोर्ट वैलिड हो। ऐसा तो नहीं कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है। और अगर आप 2 साल के वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अगर आपका पासपोर्ट 2 या 2.5 साल तक वैलिड होगा तो वो अच्छा रहेगा। उसके बाद है फिर इंग्लिश टेस्ट रिक्वायरमेंट। तो आपको जब आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो आप उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट चेक करो कि वो कोर्स के लिए वो बैंड की रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि कभी कभी कोई यूनिवर्सिटी 6 में भी दे देती है एडमिशन, 6.5 में भी देती है। कई सारी यूनिवर्सिटी ऐसी भी होती है कि एक मॉड्यूल में अगर आपके 5.5 बैंड हुए तो उसमें भी एडमिशन दे देती है। और अगर कोई मेडिकल में लेने वाला है तो फिर उनको 7 बैंड चाहिए होता है। तो आप अपने जो फील्ड के हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट चेक करो कि आपको उनको कितने बैंड चाहिए। और उसके बाद आप ये भी देख लेना, ज्यादातर लोगों के पास होगा नहीं ऐसा कुछ, पर अगर आपके बैंड एक्सपायर होने के नजदीक हो, जब आप वीजा फाइल लॉन्च करें और जब वीजा फाइल आएगी तब तक अगर एक्सपायर हो गए तो आपसे फिर वो पूछेंगे नहीं कि भाई हमको फिर से रिजल्ट। ऐसा नहीं होता कि नहीं पूछेंगे, पूछ भी सकते हैं, पर अभी बहुत सारी फाइल आती है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना पूछे और सीधा वीजा रिजेक्ट भी कर दे। तो आप मेक श्योर करना कि आपका रिजल्ट जो है वो एक्सपायर ना हो गया हो। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका सिर्फ 6 महीने बचे हो रिजल्ट एक्सपायर होने में, आपने फाइल डाल दी, आपके ऑलरेडी 6 महीने हुए, आपका कोई वीजा का कोई रिजल्ट नहीं आया है तो फिर वो एक्सपायर होने वाला है। तो उसका ध्यान रखना थोड़ा बहुत। अगर होने वाला है तो दूसरे एग्जाम के लिए रेडी रहो, उसका रिजल्ट देख के अपलोड कर दो वो। उसके बाद है फिर इनकम्प्लीट और मिसिंग डॉक्यूमेंट। तो जब आप वीजा की फाइल डालते हो तब आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। तो सबसे पहले तो आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना है। अगर कोई मैरिड है तो फिर आपका मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना है। फिर अगर आपने कोई जॉब की है तो जॉब के डॉक्यूमेंटेशन, जॉब की सैलरी स्लिप दिखानी होती है। फिर आपका एजुकेशन जो बैकग्राउंड होगा उसका, जैसे कि अगर किसी ने मास्टर्स किया है तो मास्टर्स की डिग्री, बैचलर किया है तो बैचलर्स की डिग्री और 10th और 12th की डिग्री दिखानी होती है। और फिर आपको अपना मेडिकल का रिजल्ट, फिर आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर जो लिया होगा उसके डॉक्यूमेंटेशन, फिर आपको अपना जो कैरेक्टर चेक होगा वो दिखाना होता है, ID प्रूफ दिखाने होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको करने होते हैं यहाँ पे आने के लिए। तो आप मेक श्योर करना कि वो सारे डॉक्यूमेंटेशन आप ऑलरेडी सबमिट कर रहे हो। अगर कुछ मिसिंग है और कुछ इनकम्प्लीट है तो कई बार वो नहीं मांगते आपसे, ऐसे ही वीजा रिजेक्ट कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में वो मांग लेते हैं, पर कई बार वो नहीं ऐसा एफर्ट लगाते मांगने के लिए। तो आप अपनी तरह से मेक श्योर रहना कि आप सब कुछ उनको दो, उनके लिए आपको जॉब इजी कर देनी है। और अगर आपने सब कुछ
सबमिट नहीं किया, उन्होंने आपसे मांगा, तो भी आपका वीजा फिर डिले हो सकता है आने में। तो अगर आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है ऐसा कुछ है, तो आप अगर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करोगे, वो आपको पूछेंगे कि भाई ये डॉक्यूमेंट सबमिट करो, फिर आप सबमिट करोगे तो फिर 1 आध महीना और बढ़ जाएगा, 15-20 दिन और बढ़ जाएंगे, तो आपका वीजा भी डिले हो सकता है उसकी वजह से। तो आप ये ध्यान रखना कि सारे डॉक्यूमेंट आप टाइम पे एक साथ सबमिट कर दो। उसके बाद फेलियर टू सबमिट रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे आगे बताया कि अगर आपको वो डॉक्यूमेंट उनको ऐसा लगा कि वो ना भी मांगे, और जब अगर मांगते हैं तो आपको वो विद इन टाइम पीरियड में आपको सबमिट करने पड़ेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है अपना ईमेल चेक नहीं करते हो, अगर आपको ध्यान में नहीं आता है, और कई बार उनका फोन भी आता है क्रॉस चेक करने के लिए, आप वो फोन नहीं उठाते हो, तो आप उस टाइम पीरियड में जब आपने वीजा अप्लाई किया है तो सारे फोन का आप ध्यान रखो कि सारे फोन उठाओ, सारे ईमेल चेक करते रहो कि अगर कोई ईमेल आया तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका आप टाइम पीरियड में रिप्लाई दे दो। क्योंकि डॉक्यूमेंट उससे ऐसे होते हैं जिसमें लिखा होता है कि आपको 28 डेज में आपको सारा सबमिट कर देना है, और डॉक्यूमेंट लेने में उसको जनरेट करने में ज्यादा टाइम लग गया तो फिर आप वो टाइम पीरियड में सबमिट नहीं कर पाओगे। तो आप ध्यान रखना कि जो भी डॉक्यूमेंट वो मांग रहे हैं वो टाइम पीरियड में सबमिट कर लो। अगर नहीं कर पाए तो फिर भी आपका वीजा रिजेक्ट होने का चांसेस बढ़ जाएगा। उसके बाद है फिर हेल्थ इंश्योरेंस। तो यहाँ पे आने के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी। आप स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हो तो जितने साल के लिए, जैसे कि आपका 2 साल के वीजा है तो आपको 2 साल के लिए ऑलरेडी वहां से हेल्थ इंश्योरेंस लेके ही आना है। तो ये भी ध्यान में रखना कि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेके उसके डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करो, वरना हेल्थ इंश्योरेंस के बिना आपको वीजा नहीं मिलेगा। उसके बाद है फिर वीजा हिस्ट्री। जैसे कि कई बार कई लोगों के वीजा कुछ ही किसी और कंट्री के रिजेक्ट हो चुके होते हैं और फिर वो ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करते हैं, और आप अगर नहीं बताओगे तो फिर चांसेस है कि उनको फिर डाउट जाएगा। तो आपको कहीं पे भी कुछ भी वीजा रिजेक्शन हुआ है, अगर विजिटर वीजा भी रिजेक्ट हुआ है तो आप उनको बता दो कि हमारा ये हिस्ट्री थी, हमारा ये वीजा रिजेक्ट इस टाइम पे हुआ था। उसके बाद अगर आपने कोई रूल ब्रेक किया हो, किसी कंट्री में गए हो, आपने वहां पे कोई रूल ब्रेक किया हो और आपका वो नोटिस में आया हो कि जैसे लीगली वो उसके ऊपर एक्शन लिया गया हो, तो वो रूल ब्रेक अगर आपने किया है तो वो भी आप बता देना, क्योंकि जस्टिफाई आप कर पाओगे अगर ऐसा कुछ है तो। अगर उनको फिर बाद में पता चला तो फिर वो आपको पूछेंगे भी नहीं और फिर वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखना कि आपका कोई वीजा रिजेक्ट हिस्ट्री हो या फिर रूल ब्रेक किया हो तो आप वो गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंट सबमिट करो वो सारे, कि आप जस्टिफाई करो कि ये ऐसा इस चीज की वजह से ऐसा कुछ हुआ था। तो जनरल ये सारे रीजंस होते हैं आपका वीजा रिजेक्ट होने के लिए। तो अगर कोई वीजा डालने वाला है तो ये सारी चीजों का ध्यान रखो आप। अगर किसी ने ऑलरेडी डाल रखा है फिर भी इसमें से आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो उसका ध्यान रखो। और जीटी इंटरव्यू जैसे कि मैंने पहले भी बताया, तो उसकी प्रिपरेशन आप अच्छे से करो, तो उस पर बहुत ही डिपेंड करता है आपका वीजा आने के चांसेस उसमें उसके वजह से बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये सारी बातों का आप ध्यान रखो और हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आप सबको वीजा मिल जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।